मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर नोएडा से है, जहां के अट्टा मार्केट में दुकानदार को डंडे से पीटने का मामला सामने आया है। दो युवकों पर मारपीट करने का आरोप लगा है और इस मारपीट में दुकानदार को गंभीर चोटें आई हैं। घायल दुकानदार निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले खरीदे कपड़े को दुकानदार से वापस लेने से इनकार कर दिया गया था और थाना सेक्टर 20 में आरोपियों के खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज हुई है। जांच के बाद धाराएं बढ़ाई गई हैं। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और दूसरे आरोपी की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। तो मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। कपड़े खरीदते वक्त उसे वापस न लेने की बात पर विवाद हुआ। दुकानदार की पिटाई का यह पूरा मामला है। एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और दूसरे के लिए पुलिस दबिश दे रही है। आप तस्वीर देखिए किस तरह डंडे से दुकानदार को पीटा जा रहा है। अट्टा मार्केट में एक दुकानदार की पिटाई की गई है। नोएडा के सेक्टर 18 यानी अट्टा मार्केट की यह घटना है। हिमांशु से इस पर अपडेट लेते हैं। हिमांशु, बताइए क्या अपडेट आपके पास? एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और दूसरे आरोपी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। देखिए आशा, आपको बता दें कि ये कपड़ों की दुकान है और जब जो कस्टमर है जिसने करीब 2 महीने पहले कपड़े खरीदे थे, ये उन कपड़ों को वापस करने पहुंचा था। ऐसे में जब दुकानदार ने कस्टमर को मना कर दिया कि 2 महीने पहले कपड़े खरीदे जो हैं वो वापस नहीं होंगे। इस पर बहसबाजी हुई, कहासुनी हुई। फिर जो पक्ष था वो दूसरा पक्ष गया, डंडे लेके आया और जिस तरीके से हम लोग सीसीटीवी में देख रहे हैं कि बड़ी बेरहमी से पीटा, मारपीट की है। शुरू में पुलिस ने जो है हल्की धाराओं में मुकदमा लिखा था, लेकिन बाद में जब जांच हुई, एमएलसी में ये स्पष्ट हुआ कि जो घाव है, जो चोट आई है वो गंभीर चोट है। ऐसे में धारा 308 बढ़ा दी गई है और फिलहाल मौके पे जब सूचना मिली थी पुलिस को, तो उसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो दूसरा आरोपी है वो अभी फरार है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस लगातार दबिश मार रही है और जो अधिकारी है उनका कहना है कि जल्द इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। जी बिल्कुल। तो एक के तलाश में पुलिस दबिश दे रही है और एक आरोपी गिरफ्तार हो गया। ये पूरा मामला हिमांशु क्या था? ये हाल ही की खरीद फरोख्त से जुड़ा विवाद था या कोई पुराना मामला बताया जा रहा है? नहीं, देखिए आपको बता दें कि ये कपड़ों की खरीद फरोख्त से संबंधित है और कपड़ों की खरीद फरोख्त की गई थी, 2 महीने पहले की गई थी। इस कस्टमर द्वारा जो लाठी डंडों से पीट रहा है दुकानदार को, जो दुकान के टेबल पर बैठा, 2 महीने पहले कपड़े जो खरीदे थे वो वापस करने आया था। ऐसे में दुकानदार ने मना कर दिया और जब दुकानदार ने मना किया तो इसी में कहासुनी हुई, नोकझोंक हुई, बहसबाजी हुई और उसके बाद जो कपड़े जिन्होंने खरीदे थे वो लाठी डंडों से लैस होकर आते हैं और मारपीट करते हैं। बिल्कुल, पूरी प्लानिंग के साथ इस मारपीट को अंजाम दिया गया है। एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। जानकारी के लिए शुक्रिया हिमांशु। वहीं विधान परिषद चुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है और आज 3 निर्वाचन क्षेत्रों के विधायक, सांसद और बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक है। इसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद में 5 में से 3 सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय हैं। पार्टी ने इस चुनाव में सभी 5 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। एमएलसी की जो 5 सीटें हैं, 3 स्नातक की, 2 शिक्षक की, हमने 5 पे अपने प्रत्याशी घोषित करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमने पूरी तैयारी की है चुनाव के लिए। तो चुनाव में रणनीतिक रूप से चुनाव हमें जीतने के लिए लड़ना है। तो हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम का विभाजन करके कार्य का और वोटों से किस प्रकार से मतदाताओं से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है, इसका पूरा तैयारी के सिलसिले में आज ये बैठक है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। संकेत, अब तक किन मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है इस बैठक में? भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में बैठक चल रही है और बैठक काफी अहम है। दरअसल एमएलसी की 5 सीटों को लेकर चुनाव है और उसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी का संगठन अब जुट गया है। संगठन आज चुनावी व्यूह रचना करेगा कि आखिर किस रणनीति से इन एमएलसी के चुनावों में जाना है और वहीं जिम्मेदारी तय करेगा उन तमाम बड़े नेताओं की जो इन चुनावों की बागडोर जिनके हाथ में होगी और जिनकी जवाबदेही होगी। ऐसे नेताओं की जिम्मेदारी तय होगी। वहीं
तमाम जो अभियान है भारतीय जनता पार्टी 39 जिले चूंकि आते हैं इन 5 एमएलसी की सीटों के क्षेत्र में, उन 39 जिलों के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। मंथन हो रहा है कि आखिर किस रणनीति से चुनावी मैदान में उतरना है, इस पर बातचीत हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो इस बैठक में मौजूद हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं जो सांसद और विधायक इन क्षेत्रों से आते हैं, जो 39 जिले हैं, उन क्षेत्रों के सांसदों और विधायकों को भी बुलाया गया है बैठक में। और कई ऐसे सांसद हैं जो वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तो एक बात साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है और हर हाल में एमएलसी की 5 सीटें जीतना चाहती है। दरअसल 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। जो भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती है कि इन तीनों सीटों पर कब्जा बरकरार रखना है, वहीं 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इन 2 सीटों को जीता जाए। और लगातार आप देख सकते हैं इन विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो बैठक में मौजूद हैं। 2 चरणों में बैठक चलेगी। उन दोनों चरणों में एक चरण जो होगा वो चुनावी व्यूह रचना की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में तय किया जाएगा कि आखिर किसको कौन सी सीट की जिम्मेदारी देनी है, किस क्षेत्र की जिम्मेदारी देनी है, और बूथ स्तर से लगा के मंडल स्तर तक ये जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। जो तमाम बूथ के पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, मंडल स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी 21 जनवरी से इन 39 जिलों में मतदाता सम्मेलन का भी आयोजन कर रही है। जो एमएलसी की सीटें हैं वो 39 जिले आते हैं उस क्षेत्र में, उन 39 जिलों में 21 जनवरी से मतदाता सम्मेलन होंगे। उसकी भी रूपरेखा पर मंथन किया जाएगा। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया संकेत आपका। यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि सरकार सड़क पर घूम रहे निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाने का अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा पीपीपी मोड पर गौशालाएं बनाई जाएंगी और उसे ओडीओपी से भी जोड़ा जाएगा। ये निराश्रित गौवंश विपक्ष के ही माध्यम से तैयार हुआ और अब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत है, देसी गाय की नस्ल को हम सुधार कराएंगे और हम एआई कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की है। 75 लाख एआई करा के पशुओं में, इस बार क्योंकि 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता की, तो करा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में ये जो समस्या विपक्ष उठा रहा है इसको हम जल्दी निराकरण करें, क्योंकि अब तक हमने कर दिया होता। एलएसडी एक रोग आ गया था, इस कारण से उसको रोकने में लगे। अब शीघ्र ही और बहुत जल्दी एक अभियान चलाकर निराश्रित गौवंश को आश्रय स्तर पर पहुंचाने का काम सरकार करेगी। अब किसानों के खेतों में और सड़कों पर ये निराश्रित गौवंश दिखाई नहीं देगा। सर, जो गौशालाएं जो आप सरकार बनाने जा रही है, चाहे पीपीपी मोड पर हो या सरकार अपनी तरफ से कुछ प्रोवाइड करा रही हो, तो किस तरह से योजना है उनको जिससे सपोर्ट मिले? देखिए, निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर पहुंचाकर बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाने का हम पीपी मोड पर दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि ये सौर ऊर्जा बनाएंगे, ये पैनल ऊर्जा भी बनाएंगे और बर्मी कंपोस्ट भी बनाएंगे। गोबर से अन्य उत्पाद भी, गोबर से, गाय के गोबर और मूत्र से दवाइयां भी बन रही हैं, अगरबत्ती भी बन रही है, गणेश और लक्ष्मी की और अन्य विभिन्न तरीके की देवी देवताओं की मूर्तियां बन रही हैं, हवन सामग्री का भी निर्माण हो रहा है, बर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाने का काम हो रहा है। तो गाय से के गोबर से जुड़े उत्पाद ओडीओपी से जोड़कर इनको बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। और रुक करते हैं अगली खबर का। बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और अपराधी शारिक को प्रदेश स्तर का अपराध माफिया घोषित किया गया है। आपको बता दें कि याकूब पर 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और शारिक पर लगभग 12 मामले दर्ज हैं। हाल ही में गैंगस्टर एक्ट के तहत मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी को दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। और इसके अलावा मेरठ के कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक और अपराधी शारिक को अपराध माफिया घोषित कर दिया गया है। याकूब कुरैशी और सारिक 2 व्यक्ति हैं, इनको प्रदेश स्तर का माफिया चिन्हित करके घोषित किया गया और उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई के लिए ये कार्रवाई की गई है। सर, कितने मुकदमे हैं सर, और अब किस तरीके से रहेगा, क्योंकि संपत्ति की जब्तीकरण की बात भी है कि काफी संपत्ति आपने 15 से अधिक मुकदमे याकूब कुरैशी पे दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें प्रभावी कार्रवाई के लिए ये माफिया चिन्हित किया गया है।
बुलंदशहर में वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें कि एक युवक अवैध पिस्टल के साथ दिख रहा है। हाईवे पर यह वीडियो बनाया गया और उसके सामने आने के बाद पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। वीडियो में दिखाई दे रहा है युवकों को पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से पिस्टल लेकर हाईवे पर वॉक करते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं। दो से तीन लड़के इसमें दिख रहे हैं जिनमें से एक के हाथ में पिस्टल है और देखिए आप किस तरीके से सोशल मीडिया के लिए खास तौर पर इसको बनाया गया है। दबंगई दिखाते हुए ये दोनों हाईवे पर वॉक करते दिख रहे हैं, एक के हाथ में पिस्टल है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की तलाश की जा रही है। उधर गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर युवक का स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में युवक गाड़ी का गेट खोलकर स्टंट कर रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की पहचान करने में जुटी है। उधर बरेली में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने कोहराम मचाया। मकान की दीवार तोड़ते हुए कार पलट गई और बेकाबू कार की चपेट में 2 बच्चे आ गए। इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोप यह है कि कार का ड्राइवर नशे की हालत में था और लोगों ने उसे पकड़ा है और कार का दरवाजा तोड़कर कार सवारों को बाहर निकाला गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठे हैं। एएमयू के छात्रों ने एएमयू इंतजामिया को एक पत्र भेजकर 24 घंटे के अंदर छात्र संघ चुनाव कराए जाने की घोषणा की मांग की थी, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी एएमयू प्रशासन की तरफ से कोई जवाब छात्रों को नहीं मिला और इसके बाद एएमयू प्रशासन के रवैये से नाराज छात्र बाबे सैयद गेट पर धरने पर बैठ गए और उनका कहना है कि जब तक एएमयू प्रशासन छात्र संघ चुनाव कराए जाने की घोषणा नहीं कर देता तब तक धरना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। छात्रों का यह आरोप है कि पिछले 4 महीने से एएमयू प्रशासन छात्रों को गुमराह कर रहा है। एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी जवाब ना आने पे, जैसा कि हमने मेमोरेंडम में बोला था कि हम जब तक एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वीसी साहब की तरफ से, रजिस्ट्रार साहब की तरफ से अब यूनियन की डेट नहीं आ जाती तब तक हम इस धरने पे बैठे हैं। और हम सारे भाई अभी तो कुछ इकट्ठा हैं, सुबह होने तक और इकट्ठा होंगे और जब तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक पुख्ता डेट, पुख्ता तारीख नहीं मिल जाती तब तक हम इस धरने पे बैठे रहेंगे। एएमयू प्रशासन की तरफ से कोई भी नोटिस कल से अब तक कुछ भी नहीं आया। वाराणसी में दबंगों का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दबंगों ने एक मोहल्ले में घुसकर एक युवक को बुरी तरह से पीटा तो वहीं खड़ी बुलेट को आग लगा दी। रामनगर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में सिहाबीर चौराहा स्थित निजी अस्पताल के पास शुक्रवार की देर शाम जमकर मारपीट हो गई और इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने एक युवक की पिटाई करने के बाद उसके साथी की बुलेट में आग लगा दी। मारपीट और आगजनी से भगदड़ मच गई। आनन फानन में लोगों ने किसी तरह आग को बुझाया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और अब हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। कार की छत पर बैठकर हुड़दंग का वीडियो वायरल हुआ है। बांदा का वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया में यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सिविल लाइन्स इलाके का यह पूरा वीडियो बताया जा रहा है। नोएडा में एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना एक्सप्रेसवे इलाके में 240 किलो के नकली घी को पकड़ा है। आरोप के मुताबिक ये लोग ब्रांडेड कंपनी के नाम पर पैकिंग करके इसकी सप्लाई करते थे। ये लोग वाजिदपुर गांव में घर के अंदर नकली घी बनाते थे। संदीप चौहान नाम के आरोपी के घर से नकली घी पकड़ा गया है और उसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों की दबंगई का कहर देखने को मिला। यहां नाले के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष के लोग हाथों में लाठी डंडे और ईंट पत्थर लेकर दूसरे पक्ष के घर पर पहुंच गए और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीच बचाव करने आए दबंगों ने एक शख्स को लाठी डंडे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल भर्ती करवाया। आरोप के मुताबिक परिजन जब इसकी शिकायत लेकर जीएनपुर कोतवाली पहुंचे तो वहां पुलिस सुलह समझौता कराने का दबाव बनाने लगी। मेरे गांव में नाले को लेकर कुछ बात हुई झगड़ा, तो लोग दबंग लोग जैसे थे तो अब्बू गए छुड़ाने, तो उसको उनको फिर बाद में अकेले पाकर उन लोग मारे पीटे और भैंस वैस को सबको मारे और मीटर तोड़े, बोर्ड तोड़े, पंखा तोड़े, दरवाजा तोड़ दिए, घर में घुसकर मारे। एक दो बच्चे भी घायल हुए। हाँ, और जब ये छुड़ाने गए थे तो इनको अकेले पाकर मार दिए। बहराइच के माधव रेवती क्षेत्र में मवेशी भगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई और दोनों पक्षों की मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। इसकी सूचना मिलने पर कोतवाली देहात की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बता दें, अन्ना मवेशी को एक खेत से दूसरे खेत में भगाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। बाराबंकी में एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। भूमाफिया संजय सिंगला के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर यह बुलडोजर चला। इसमें करीब 5 करोड़ का अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुछ ही मिनटों में जमींदोज हो गया। आरोप के मुताबिक भूमाफिया ने बिना नक्शा पास करवाए इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनवाया था और इसमें 25 बड़ी बड़ी दुकानें भी थी। भूमाफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई हो चुकी है और भूमाफिया संजय सिंगला फिलहाल जेल में बंद है। जो आवासीय परिसर है उधर चले जाए और नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर के मलबे को हटाने के लिए नई तारीख तय की गई है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने नई तारीख तय की है जिसके तहत अगले 45 दिनों के अंदर मलबा हटाना होगा और उसके अलावा 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है जिसमें मैन पावर से लेकर मटेरियल और मशीन को हटाना होगा। नोएडा अथॉरिटी ने अतिरिक्त समय देने से इनकार किया है। आपको बता दें, यहां से 30,000 टन मलबा का निस्तारण किया जाना है और मार्च के पहले हफ्ते तक ये क्लियर साइट करनी होगी। 28 अगस्त 2022 को 32 मंजिला ट्विन टावर ध्वस्त किया गया था। 3 महीने के भीतर मलबा निस्तारण का काम पूरा होना था, लेकिन 4 महीने का वक्त हो गया है। नोएडा अथॉरिटी ने एक दोबारा से डेडलाइन तय की है। 45 दिनों के अंदर मलबे का निस्तारण करना और 3 दिनों में मशीनों को हटाना है। इस समय हम लोकेशन पर ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, काम पूरी तरीके से बंद है। आप देखेंगे कि ये जो मशीन्स हैं ये पूरी तरीके से बंद खड़ी हैं और इसकी वजह यही है कि जो सोसाइटी के RWA के लोग हैं उनका यही कहना है कि ये जो राफ्ट आप देख पा रहे हैं नीचे, इस राफ्ट को ना तोड़ा जाए। फिलहाल जो एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी है उसका कहना है कि 4 फुट से ज्यादा का बना ये राफ्ट है और इसमें सरिया बहुत ज्यादा संख्या में है। ऐसे में ये राफ्ट तोड़ा जाएगा और इसी को लेकर पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, काम बंद पड़ा है। और दूसरी तरफ अथॉरिटी ने 45 दिन यानी मार्च के पहले सप्ताह में पूरी तरीके से मलबा निस्तारण का काम और जिम्मेदारी एडिफिस इंजीनियरिंग को सौंप दी गई है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब ये डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये काम कब तक पूरा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से RWA के जो प्रेसिडेंट हैं, RWA के मेंबर्स हैं, उनका ये कहना है कि ये राफ्ट ना तोड़ा जाए, इससे वाइब्रेशंस हो रहे हैं जिससे कि नींव कमजोर हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर ये काम कब तक पूरा होगा और ये जो काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है 45 दिन की, क्या पूरा होगा या नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन योगिंदर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। एक के बाद एक हाईवे और रेलवे ट्रैक्स पर रील्स बनाने के मामले सामने आ रहे हैं। अब मुरादाबाद में पुलिस ने कुछ ऐसे युवकों को हिरासत में लिया है जो रेलवे ट्रैक पर रील बना रहे थे। आरोपी अमरोहा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पुलिस के पास एक ऐसा वीडियो भी आया है जिसमें कुछ लड़के रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाते हुए साफ दिख रहे हैं और फिर पुलिस ने निगरानी करनी शुरू की और फिर इन लड़कों को रील्स बनाने के दौरान हिरासत में लेकर अब रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
भाई साहब कहाँ जा रहा हूँ? भाई साहब दिल्ली जा रही हूँ। ऐसा? ये जो वीडियो वायरल होने के बाद उनका पता किया गया और उनको जाकर के हिरासत में लेकर के, क्योंकि ये पूरा मामला आरपीएफ से संबंधित था, उसके धाराओं में रेलवे एक्ट में ही मुकदमा पंजीकृत होना था, अतः उनको ला करके और इंस्पेक्टर गजरौला के थ्रू अमरोहा चौकी पर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा दिया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।